हेलो स्टूडेंट्स, क्लास है बीएससी पार्ट सेकंड। पेपर अब पढ़ रहे थे। सेकंड पेपर स्टार्ट करना है हमें। कौन सा है? अवकल समीकरण। ठीक है, यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम। यूनिट फर्स्ट, ठीक है, यूनिट फर्स्ट। देखो, अवकल समीकरण, सबसे पहले बात आती है कि सर अवकल समीकरण होता क्या है, कहाँ इसकी हमें इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ने वाली है और कैसे हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो, अवकल समीकरण जब आपने पढ़ा होगा या आपने कभी देखा होगा dy अपॉन डी एक्स, इस टाइप का देखा होगा आपने, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स देखा होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अवकल समीकरण बोलते हैं। जहाँ पे आपका क्या हो, डेरिवेटिव हो, यानी आपका अवकलन हो रहा हो किसी फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष, उसको क्या बोलते हैं? अवकल बोलते हैं, अवकलन बोलते हैं। अब अगर उसकी इक्वेशन बना दें, उसका समीकरण बना दें, तो उसको हम बोलते हैं अवकल समीकरण। अब आती है काम की बात कि ये यूज़ कहाँ होता है, इन फ्यूचर हमारे कहाँ काम आता है ये। देखो, आप जितनी भी फिजिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स में आप देखते हो हीट इक्वेशंस होती हैं, यानी हीट को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हीट को, हिंदी में क्या बोलते हैं? ताप समीकरण होती हैं, तरंग समीकरण होती हैं। उनमें आप देखते हो सारी क्या आती है? अवकल समीकरण का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, दूसरा पेपर स्टार्ट कर रहे हैं अवकल समीकरण। आपका पहले पेपर में 4 या 5 थ्योरम रहती हैं और कुछ मतलब कह सकता हूँ कि एक क्लास और मैं लूँगा अभी उसकी। ठीक है, फर्स्ट पेपर की वो हम बाद में लेंगे, वो आपको रीज़न बताऊंगा मैं अभी क्यों नहीं ले रहा। जब हम सैटरडे को मिलेंगे तब आपको बताऊंगा मैंने क्यों अब वहाँ पे ख़त्म किया है वो चैप्टर। ठीक है, तो अभी मैं क्या है, और मैंने आपको जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, जो फर्स्ट यूनिट जो मैंने कंप्लीट करवाई है अभी, जो मैंने लास्ट क्लास ली थी फर्स्ट पेपर में, तो मेरा ये मानना है कि आपको जितना मैंने पढ़ाया उतना पढ़ना, क्योंकि जो अभी जो मैं स्टार्ट किया लास्ट 2 क्लासेस में, जो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जो डेफिनेशंस मैं लिखवा रहा था 2 दिन से, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप उनको याद करोगे भूल जाओगे। तो इसलिए आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उतना ही पढ़ना है। और मैं आपको श्योर कर सकता हूँ कि जितना जो पढ़ाऊँगा उसमें से आपको कन्फर्म मिल जाएगा एक क्वेश्चन, यानी आपके 8 नंबर तो कहीं नहीं जाने फर्स्ट यूनिट में से, और सेकेंड यूनिट से 8 नंबर तो कहीं नहीं जाने। जो मैं पढ़ा चुका हूँ मोर देन सफिशिएंट है, इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो मैंने आपको नोट्स बनवाए हैं, जो आपको क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, तो हम सेकंड पेपर स्टार्ट कर रहे हैं अवकल समीकरण। सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, परिभाषा, अवकल समीकरण। ठीक है, अवकल समीकरण क्या होता है? देखो, एक समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर x, परतंत्र चर y तथा इसके अवकलज विद्यमान हो तो उसे अवकलन या अवकल समीकरण कहते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ, एक समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर x, परतंत्र चर y तथा इसके अवकलज विद्यमान हो तो उसे अवकल समीकरण कहते हैं। उदाहरण, जैसे आपको dy अपॉन डी एक्स दे रखा है इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई। ठीक है, ये क्या होगा? आपका अवकल समीकरण होगी। दूसरी एग्जांपल दे रखी है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये भी क्या है? ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल। यानी अगर आपको कोई फलन भी दे रखा हो और उनके अवकलन भी दे रखा हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? अवकल समीकरण बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? अवकल समीकरण। आगे बात करें, अब आते हैं अवकल समीकरण के प्रकार। अवकल समीकरण के प्रकार।
अवकल समीकरण के प्रकार। तो पहला प्रकार आता है साधारण, पहले ऐसे लिख लो, अवकल समीकरण दो प्रकार की होती है। अवकल समीकरण दो प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट कौन सी है? साधारण अवकल समीकरण, और दूसरी है आंशिक अवकल समीकरण। तो हमारे पास क्या होता है, जो अवकल समीकरण होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो साधारण अवकल समीकरण और दूसरी होती है आंशिक अवकल समीकरण। तो पहले हम पढ़ेंगे, पहले की परिभाषा लिखते हैं। साधारण अवकल समीकरण, साधारण अवकल समीकरण, इसकी परिभाषा लिखते हैं। जब किसी अवकल समीकरण में, जब किसी अवकल समीकरण में अवकल गुणांक केवल अवकल गुणांक केवल एक ही स्वतंत्र चर के, एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष हो तो उसको साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। उसे साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये कह रहा है कि जब किसी अवकल समीकरण में अवकल गुणांक का मतलब होता है dy/dx, इसको बोलते हैं अवकल गुणांक। dy/d अवकल गुणांक केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष हो तो उसको साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको प्रश्न में एक ही वेरिएबल के सापेक्ष, यानी एक ही चर के सापेक्ष आपको सारे क्या दे रखे हैं, अवकल गुणांक दे रखे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अवकल समीकरण, साधारण अवकल, उसको बोलते हैं हम साधारण अवकल समीकरण। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक ही वेरिएबल, यानी जैसे या तो x ही x में क्या हो, अवकलन हो रहा हो, या y में अवकलन हो रहा हो, या t में अवकलन हो रहा हो, यानी हमारे पास ये जो चीज़ है नीचे वाली, ये परिवर्तित ना हो, यानी इसी के सापेक्ष क्या हो रहे हो, एक बार अवकलन किया, दो बार अवकलन किया, तीन बार किया, चार बार किया, सब उसी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साधारण अवकल समीकरण। उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण की बात करें तो देखो, उदाहरण जैसे dy/dx इज इक्वल्स टू c/dx प्लस xy इज इक्वल्स टू 10x। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अवकलन हो रहा है वो x के सापेक्ष हो रहा है, और कहीं भी अवकलन ऐसा नहीं हो रहा जो x के सापेक्ष नहीं हो रहा हो, यानी यहाँ पे x के सापेक्ष ही क्या अवकलन हो रहा है, तो ये क्या है, साधारण अवकल समीकरण। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। d2y/dx² प्लस dy/dx इज इक्वल्स टू y2 प्लस y इज इक्वल्स टू x। अब इसमें देखो, दो बार भी अवकलन हुआ है, एक बार भी अवकलन हुआ है, और एक बार भी नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे दो बार अवकलन हुआ है, वो भी x के सापेक्ष हुआ है, एक बार अवकलन हुआ है, वो भी x के सापेक्ष हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक ही चर के सापेक्ष आप एक या दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार भी अवकलन कर रहे हो, पर शर्त यह है कि एक ही क्या होना चाहिए, चर होना चाहिए, समान होना चाहिए चर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साधारण अवकल समीकरण। ठीक है। सेकंड प्रकार आता है आंशिक अवकल समीकरण। आंशिक अवकल समीकरण
आंशिक अवकल समीकरण क्या होता है? देखो, अवकल समीकरण जिसमें अवकल समीकरण जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर हों तथा आंशिक अवकल गुणांक इनमें से किसी के भी सापेक्ष हो तो उसको आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम इसमें ये कह रहा है कि अवकल समीकरण जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर हों तथा आंशिक अवकल गुणांक इनमें से किसी के भी सापेक्ष हो तो उसको आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई समीकरण दे रखी है, ठीक है, अगर उसमें अवकलन एक से ज़्यादा चर के सापेक्ष हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? अवकल समीकरण बोलते हैं। यानी चर हमारे पास चेंज हो रहा हो, जो हमारे पास चर है वो क्या हो रहा हो? बदल रहा हो। जैसे हमने साधारण में देखा था, वहाँ पे चर नहीं बदल रहा था। वहाँ एक बार भी डिफरेंशिएशन, एक बार अवकलन करो, 2 बार किया, 3 बार किया, वहाँ पे चर नहीं बदल रहा था। लेकिन आंशिक में क्या होता है? चर बदल जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आंशिक अवकल समीकरण। उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण x del z अपॉन del x प्लस y del z अपॉन del y इज इक्वल्स टू nz। और अगले एग्जाम्पल की बात करें, del स्क्वायर z अपॉन del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर z अपॉन del y स्क्वायर इज इक्वल्स टू। देखो यहाँ पे अब जो अवकलन हो रहा है वो x के सापेक्ष भी हो रहा है और y के सापेक्ष भी हो रहा है। यहाँ पे x के सापेक्ष हो रहा है, यहाँ y के सापेक्ष हो रहा है। यानी यहाँ पे क्या हो गए? चर बदल गए। तो इसलिए इसका मतलब क्या होगा कि जब भी चर बदलेंगे तो अब d की जगह क्या लगा दिया? डेल लगा दिया। डेल का मतलब ये होता है आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन का मतलब जहाँ पे क्या हो? चर बदल रहे हों, उसको हम क्या बोलते हैं? आंशिक अवकलन समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अवकल समीकरण की कोटि तथा घात। ये परिभाषाएं ये काम की हैं, इनको समझ लेना अच्छे से। क्वेश्चंस करेंगे वहाँ ये काम आने वाली हैं। अब लिखेंगे आंशिक अवकल समीकरण कोटि तथा घात। आंशिक अवकल समीकरण की कोटि तथा घात। तो सबसे पहले बात करते हैं आंशिक ओनली अवकल समीकरण की कोटि तथा घात। तो हम पहले बात करते हैं अवकल कोटि। ठीक है, क्या होती है? देखो इसमें पहले लिखेंगे अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि को ही
उस अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। देखो इसका मतलब ये हुआ, सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, ये तो बहुत टिपिकल भाषा दे रखी है, मैं समझाता हूँ आपको सिंपल भाषा में। यानी कोटि का मतलब ये होता है कि अगर आपको जैसे कोई अवकल समीकरण दे दी गई, ठीक है, और आपसे पूछ ले कि इसकी कोटि क्या होगी, तो आप उस अवकल समीकरण में आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा बार अवकलन कितनी बार हुआ है, सबसे ज़्यादा बार अवकलन कितनी बार हुआ है। तो सबसे ज़्यादा बार जितनी बार अवकलन हुआ होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी कोटि बोलते हैं। जैसे उदाहरण से समझाता हूँ, उदाहरण से जैसे आपको दे रखा है dy/dx प्लस xy इज इक्वल्स टू cot x। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अवकलन कितनी बार हुआ है, तो हमें पता है कि अवकलन सबसे ज़्यादा एक बार हुआ है। अवकलन सबसे ज़्यादा कितनी बार हुआ है, एक बार हुआ है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, कोटि इज इक्वल्स टू 1। यानी जितनी बार सबसे ज़्यादा बार अवकलन हुआ होगा वो क्या हो जाएगी, उसकी कोटि कहलाएगी। जैसे और एग्जांपल की बात करते हैं, d²y/dx² प्लस 7 dy/dx प्लस 9y इज इक्वल्स टू x। अब देखो इस अवकल समीकरण को देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अवकलन कितनी बार हुआ है, तो हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा अवकलन 2 बार हुआ है, तो इसका मतलब इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी कोटि का मतलब ये होता है कि अगर सबसे ज़्यादा अवकलन, यानी सबसे ज़्यादा अवकलन जितनी बार हुआ होगा वो उसकी क्या कहलाएगी, अवकल समीकरण की कोटि कहलाएगी। चलिए अब बात करते हैं अवकल समीकरण की घात। समझ में आ गया होगा आपके, कुछ नहीं है, आपको क्या देखना है, जब भी कोटि पूछे तो आपको क्या करना है, ये देख लेना है कि सबसे ज़्यादा बार अवकलन कितनी बार हुआ है। जितनी बार सबसे ज़्यादा अवकलन हुआ होगा वही क्या होगी, इसकी कोटि कहलाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अवकल समीकरण की घात। अवकल समीकरण की घात, सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं। अवकल समीकरण का अवकलजों के संदर्भ में परिमेय तथा पूर्ण बीजीय बनाने के उपरांत उसमें आने वाले उच्चतम कोटि के अवकलज की घात ही उस समीकरण की घात कहलाती है। यानी इसका मतलब ये हुआ, इस परिभाषा को छोड़ो, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। ये कहना चाह रहा है कि कोटि तो हमें पता लग गया, कोटि हमने क्या बताया कि जितनी बार सबसे ज़्यादा बार जितनी बार अवकलन हुआ होगा वो क्या होगी, इसकी कोटि कहलाएगी। अब हमें क्या करना है, घात निकालने के लिए, तो हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा बार अवकलन कितनी बार हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार अवकलन कितनी बार हुआ है, तो उसकी जो घात होगी वही अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन दे रखा है d² y
अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स का होल 4 इज इक्वल्स टू 7y। अगर आपसे ये पूछ ले कि इसकी कोटि और घात बतानी है आपको, तो अब कोटि के लिए तो हमें क्या देखना है कि सबसे ज़्यादा बार अपकलन कितनी बार हुआ है। तो हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा अपकलन 2 बार हुआ है, तो कोटि तो कितनी हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी। अब बात करें घात की, तो घात का मतलब ये होता है कि जितनी बार सबसे ज़्यादा बार अपकलन हुआ है उसकी घात, कि सबसे ज़्यादा जो अपकलन हुआ है उसको देखो, फिर उसकी घात कितनी आ रही है उसके देखो। तो हमें पता है इसकी घात कितनी है, 3 है, तो घात कितनी हो जाएगी, 3। यानी आपको क्या करना है कि सबसे ज़्यादा अपकलन जिसका हुआ है उसकी घात देख लो। तो हमें पता है सबसे ज़्यादा अपकलन 2 बार हुआ है, तो कोटि तो 2 हो गई। अब इसकी घात देखी तो वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो इसका मतलब घात कितनी हो जाएगी इसकी, 3 हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्या है, देखो एग्जाम्पल, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस इज इक्वल्स टू 0। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ। देखो इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। अब कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इसकी कोटि तो 2 आ रही है क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन 2 बार हो रहा है, अपकलन 2 बार हो रहा है, और इसकी घात क्या है, 1 है। ऐसे नहीं निकालना है, पहले आपको क्या बनाना है, इसको अवकल समीकरण बनाना है। यानी ये स्क्वायर रूट जो आ रहा है इसको हटाना है सबसे पहले। तो इसको हटाने के लिए मैं इसको उधर ले गया, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, तो इसका स्क्वायर करूँगा स्क्वायर हटाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, अब बन गई अवकल समीकरण। अब अवकल समीकरण बनने के बाद ये देखो कि सबसे ज़्यादा जो अपकलन हुआ है वो कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2, और इसकी घात कितनी होगी, यानी सबसे ज़्यादा अपकलन की घात, तो कितनी है घात इसकी, 2, तो कोटि और घात कितनी होगी इसकी, 2 हो जाएंगी। ये होगा हमारे पास अवकल समीकरण की कोटि और घात। ठीक है, ये हो गई अवकल समीकरण की कोटि और घात निकालना। चलिए अब बात करते हैं अवकल समीकरण का हल। चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़ा। चलिए अब क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ कोटि और घात के। कोटि और घात के कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए देखो क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि डी स्क्वायर वाई प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। मुझे इसकी कोटि और घात निकालनी है। तो आपसे पूछा है इसकी कोटि और घात क्या होगी, कोटि और घात। तो कोटि के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि सबसे ज़्यादा बार कितनी बार अपकलन हुआ है, 2 बार, तो कोटि कितनी हो जाएगी, 2, और घात यानी उसके सबसे ज़्यादा बार जो अपकलन हुआ है उसकी घात, तो उसकी घात कितनी है, 1 है, तो घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन खुद करना। सैटरडे को मैं क्लास में पूछूंगा इसका आंसर, आपको ये करना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं दे रहा हूँ, आपको खुद को ट्राई करना है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसकी कोटि और घात बतानी है आपको क्या होंगी। ठीक है, ये सैटरडे को मैं पूछूंगा सब क्लास वालों से क्या किस किस ने इसका आंसर
आंसर निकाला, गलत निकालो लेकिन निकालो ज़रूर, मुझे देखना चाहिए कि सॉल्व किया है आपने। ऐसा नहीं कि बिना कॉपी पे सॉल्व किया आप इसका आंसर बता दो, सॉल्व होना चाहिए कॉपी पे, कैसे किया वो भी देखूंगा मैं। तो ये आपको क्या करना है, क्वेश्चन करके देखना है, ठीक है। ठीक है, चलो ये तो हो गया आपके, ये हो गया कोटि और घात, ठीक है, कोटि और घात हो गई आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं हम हल की, अब बात करते हैं हम हल की। अगर आपको कोई अवकल समीकरण दे रखी है और उसका हल पूछा है आपसे, तो हल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं कि अवकल समीकरण का हल का क्या होता है, ठीक है, हल का परिभाषा क्या होती है। तो हम लिखेंगे परिभाषा अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल क्या होता है। देखो, अवकल समीकरण का हल चरों का फलन संबंध, चरों का फलन संबंध जिसमें कोई भी अवकलज, जिसमें कोई भी अवकलज नहीं हो तथा समीकरण को संतुष्ट भी करता हो, समीकरण का हल समीकरण का हल कहलाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर आपके पास हल हुआ, समीकरण का हल का मतलब है कि ऐसा फलन जो क्या कर रहा है, उस समीकरण को संतुष्ट भी करे और जिसमें कोई भी क्या है, अवकलन गुणांक नहीं है, यानी dy/dx वाली चीज़ नहीं आनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं अवकल हल, ठीक है, अवकल समीकरण का हल। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखो, ये तो आपकी बेसिक चीज़ हो गई जो मुझे बतानी थी। अब आपके होते हैं क्वेश्चन से स्टार्ट। अब यहाँ से आप क्वेश्चन ही आपके, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अवकल समीकरण कितनी प्रकार की होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अवकल समीकरण 2 प्रकार की होती है, साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण। उसके बाद आपको हमने बताया था कि साधारण अवकल समीकरण क्या होती है, ऐसी अवकल समीकरण जिसमें चर क्या हो, परिवर्तित ना हो, चर क्या हो, चेंज ना हो, उसको बोलते हैं साधारण अवकल समीकरण। और आंशिक अवकल समीकरण मतलब होता है ऐसे समीकरण जिसमें हमारे पास वेरिएबल क्या हो, यानी चर क्या हो, स्वतंत्र चर क्या हो, परतंत्र चर जो हो, स्वतंत्र चर क्या हो, बदल जाए, उसको हम बोलते हैं आंशिक अवकल समीकरण। उसके बाद हमने आपको बताया कोटि क्या होती है, घात क्या होती है, ये आपको मैंने बताया, ठीक है। अब चलो आगे बात करते हैं। अब आते हैं अवकल समीकरण को बनाना, कि अवकल समीकरण को बनाया कैसे जाता है। देखो, इसमें क्या होगा कि आपको क्या दे दिया जाएगा, एक फलन दे दिया जाएगा जिसमें क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे यानी अचर होंगे, और आपसे कह दिया जाएगा कि इसकी अवकल समीकरण बनाइए। आपको क्या दे देगा, फलन दे देगा, और फिर आपको क्या दे देगा, एक, तो आपसे ये पूछेगा कि इसकी अवकल समीकरण बनाइए। तो अवकल समीकरण बनाने का तरीका ये होता है कि उसमें कोई भी चर नहीं आना चाहिए। अगर आप अवकल समीकरण बना रहे हो तो आपको क्या करना है, जितने भी उसमें चर आ रहे हैं उनको हटाना है। और वो हटेंगे कैसे, वो हटेंगे अवकलन करने पर, ठीक है। वो कैसे हटेंगे, अवकलन करने पर। तो अब हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ का अवकलन निकालते हैं तो उन चरों को हटा जाते हैं, क्योंकि हमें पता है चर का जो अवकलन होता है वह क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे, आज की क्लास में तो हमने यही पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि अगर आपको कोई फलन दे दिया जाए और आपसे कह दिया जाए कि इसकी अवकल समीकरण निकालिए, तो हम क्या निकालेंगे, अवकल समीकरण निकालना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।